नमस्कार मित्रों, संस्कृत रिस्कुलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अभी तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल यूपी टेट से संबंधित ही संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सी टेट के लिए भी संस्कृत की क्लासेस आरंभ की हैं और आपका जो जानकर बड़ा ही हर्ष होगा। जैसा कि अन्य कई छात्रों ने निवेदन भी किया था, कई छात्रों ने का प्रश्न भी रहे हैं, तो उनके प्रश्नों का समाधान और उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए अब अपने यूट्यूब चैनल पर हम सीटेट की संस्कृत भी आरंभ करेंगे। सीटेट में समस्या सबसे बड़ी ये हो जाती है कि सीटेट और यूपी टेट में अंतर यही सबसे बड़ा है कि यूपी टेट में जो भी प्रश्न आते हैं वो प्योर हिंदी में होते हैं और उसमें जो भी प्रश्न होते हैं वो केवल विषय से संबंधित होते हैं। व्याकरण, साहित्य के तो दो चार होते हैं, बाकी व्याकरण के ही सबसे ज़्यादा होते हैं। जबकि सीटेट में ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी देखे होंगे। उसमें 30 नंबर के संस्कृत में 50% अर्थात 15 क्वेश्चन पैराग्राफ, विषय और व्याकरण से संबंधित होते हैं। शेष जो 50% 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें पेडागॉजी होती है। और समस्या ये अब यहाँ उत्पन्न होती है कि पेडागॉजी भी संस्कृत में लिखी होती है। हिंदी में पेडागॉजी होती है तो आसानी से आप समझ सकते हैं क्योंकि हिंदी समझ रहे होते हैं, लेकिन संस्कृत में ही पेडागॉजी होती है, इसलिए समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो आप हम अपने यूट्यूब चैनल पर संस्कृत की पेडागॉजी और संस्कृत का विषय अर्थात पैराग्राफ से संबंधित या ग्रामर से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनके समाधान के लिए संस्कृत की कक्षाएं आरंभ करेंगे। और बहुत अधिक समय न लेते हुए इस सेशन में केवल हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम परिश्रम से अत्यधिक नंबर संस्कृत में पा सकते हैं। कैसे पाएँ 30 में 30 फुल रणनीति। पूरी रणनीति के साथ आज हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपको सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और बाकी जो हिंदी के विषय होते हैं उनमें तो आप प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी के विषय का तात्पर्य हमारा है जो हिंदी भाषा में होते हैं, जैसे कि बाल विकास, जैसे कि ईवीएस और इस तरह से जो अन्य भाग हैं हिंदी में होते हैं, उसमें आप आसानी से पेडागॉजी को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एक बात अच्छे समझ लेना कि पेडागॉजी केवल तर्क पर आधारित होती है। उसमें प्रैक्टिकली जो सोचेगा वही समस्या का समाधान कर पाएगा और प्रश्नों को हल कर पाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हम मानते हैं कि थोड़ा थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत अत्यधिक नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेडागॉजी के प्रश्नों को समझना। अगर आप पेडागॉजी के प्रश्न की प्रकृति को समझ जाते हैं तो समाधान तत्काल हो जाएगा उसका। इसलिए सबसे पहले आपको पेडागॉजी के प्रश्नों के प्रकृति को समझना है, ठीक है। तो आप 30 में 30 लाने के लिए 15 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से संबंधित होते हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के कारण, क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन पैराग्राफ के भी व्याकरण के भी होते हैं। बाकी शेष जो होते हैं पैराग्राफ से ही निकाल कर दे दिया जाता है। व्यवहारिक दार्शनिक तौर पर जो भी प्रश्न बनते हैं, शेष जो पेडागॉजी के होते हैं उनको भी आपको अच्छे से समझना है और समझ कर चलना है। पेडागॉजी वही है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जो आती है, हम कह सकते हैं बाल विकास में जो होती है वही पेडागॉजी है। वही पेडागॉजी हिंदी में भी होगी, वही संस्कृत में भी होगी, वही इंग्लिश में होगी और सही देखा जाए तो वही सारे विषयों में होगी। पेडागॉजी अलग नहीं होती, बस संस्कृत भाषा में लिखी होगी। जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आएंगे, जो लोग संस्कृत भाषा लिए होंगे उसमें संस्कृत भाषा में मिलेगी। जो हिंदी भरे होंगे उनको हिंदी में मिलेगी। जो इंग्लिश भरे होंगे, उर्दू भरे होंगे, अन्य भाषाएं भरे होंगे उनको अपनी अपनी भाषाओं में पेडागॉजी मिलेगी। देखा जाए तो सभी भाषाओं की पेडागॉजी सेम होती है। सभी भाषाओं की जो पेडागॉजी है वो सेम है, उसमें अंतर नहीं होता है, बस भाषा में लिखी होती है अपनी अपनी, ये अंतर होता है। तो कैसे हम 30 में 30 पा सकते हैं, इसके लिए कुछ हम आज आपको तथ्य बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिसको ध्यान में रख करके अगर आप प्रश्न हल करते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको सिलेबस समझना होगा। अच्छा, होता क्या है कि हम सिलेबस जानते नहीं हैं और सीधे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सबसे पहले हमको सिलेबस जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाई आरंभ करेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे। भाई, कार्य मेहनत करने से कार्य होता वो निश्चित है, लेकिन सही दिशा में कदम रख के कार्य करना और आपके सफलता को की ओर अग्रसर करते हुए आपको लेके जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस चलना चाहिए। अच्छा, कुछ हम बिंदु आपको बताते हैं कि आपको सीटेट निकालने के लिए
खास करके हम संस्कृत के बारे में बताएंगे। हालांकि ये सब पर लागू होता है जो हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमको किसी परीक्षा को देने के लिए क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमको किसी परीक्षा को देने के लिए वो संस्कृत सीटेट में भी लागू होगी। सबसे पहले हमको सिलेबस जानना चाहिए कि क्या सिलेबस है। दूसरे नंबर पे हमको क्या जानना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमको विगत 2 4 6 8 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को जानना चाहिए। प्रश्न पत्र को जानने का औचित्य बस यही है कि आपको ये देखना है कि किस बिंदु से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों की जो प्रकृति रही है वो क्या है। जो लोग 2 3 4 बार सेटेट दे चुके हैं उनके लिए तो आसान है, वो 2 4 बार दिए हैं, कुछ कुछ आसान है। लेकिन जो लोग पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उनको सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद पुराने विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए प्रश्न पत्र? क्योंकि जब आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो प्रश्न पत्र में आप ये देख पाएंगे कि किस बिंदु से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। हर परीक्षा में ऐसा होता है, हर सिलेबस से ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं महत्वपूर्ण जिनसे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। तो आप जब प्रश्न पत्र पुराने पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरी बात है, आपको प्रश्न पत्रों की प्रकृति समझ में आएगी, प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमको उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र पढ़ना। हम सबसे पहले अपनी क्लास में, यूट्यूब पर जो क्लास आरंभ होंगे उन सभी क्लासों में सबसे पहले हम प्रश्न पत्र ही आरंभ कराएंगे, आपको प्रश्न पत्र ही हल करवाएंगे। पुराने साल के 24 के 23 के 22 के 21 के, साल में 2 बार हुआ जैसे जुलाई नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे हुआ है, तो उन वर्षों के लगभग हम प्रश्न पत्र हल कराएंगे। इससे आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि कहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। दूसरी चीज़ है, चूँकि विषय संस्कृत है तो संस्कृत वैसे भी समझने में कठिनाई होती है क्योंकि सब लोग संस्कृत जान नहीं रहे होते हैं, तो संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए हम प्रश्न पत्र हल कराने का हमारा एक ये भी औचित्य रहेगा कि आप जब कई प्रश्न पत्र हल कर डालोगे तो थोड़ी से आप पेडागॉजी के प्रश्नों को के समझने के साथ साथ उसकी भाषा को भी समझने लगोगे, और जब भाषा समझने लगोगे तभी प्रश्न को हल करने में आसानी हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना होगा। दूसरे नंबर पर आपको पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ना होगा और फिर तीसरे नंबर पर आपको अभ्यास करना होगा। ये 3 चीज़ हैं, क्योंकि सीटेट केवल थ्योरी पर नहीं, सीटेट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर देता है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के कई प्रश्न आते रहते हैं कि प्रश्न बहुत बड़ा होता है, उत्तर उसके छोटे छोटे होते हैं, और चारों प्रश्न के जो विकल्प हैं, प्रश्न के चारों जो विकल्प होते हैं वो सब लगभग एक जैसे लगते हैं। लेकिन आपको सकारात्मक सोचते हुए प्रश्न को हल करना है। सबसे बड़ी बात यह है, 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि बच्चे को ही केंद्र बिंदु में रख करके प्रश्न का समाधान ढूंढना है, प्रश्न का उत्तर ढूंढना। बच्चे को केंद्र में रखते हुए कि बच्चे को किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए, और बच्चे के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लिए ही हम शिक्षक हैं, ये सोचते हुए आपको उसके चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपने पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी प्रकार के छात्र, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो। विशिष्ट भी 2 प्रकार से होते हैं, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे। इन सभी बालकों को लेकर के ही कक्षा चलाई जाए, ये समावेशी कक्षा कहलाती है। इसमें भी आपको इसको लेकर के ही आपको सोचना है। और आप जान रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षण केंद्रित या शिक्षा केंद्रित या अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं है। इसलिए आपको छात्र का हित सोचते हुए ही प्रश्न के विकल्पों को ढूंढना है। जब ऐसा आप करेंगे तभी सीटेट के लिए उचित आप सोच पाएंगे, सीटेट के सही प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखना है, दूसरे नंबर पर पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना है, और फिर विषय को आपको पढ़ना है। अच्छा, विषय में भी पैराग्राफ के अंतर, विषय का मतलब हमारा पैराग्राफ से है, जो 15 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं, शेष 15 क्वेश्चन संस्कृत की पेडागॉजी के आते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन में व्याकरण के प्रश्न आते हैं उनमें भी ध्यान देना आपको। 15 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के हैं, 2 पैराग्राफ होंगे, एक पैराग्राफ से 7 क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन होंगे। उन्हीं 8 7 15 में से 4 5 6, 3 से लेकर 6 तक व्याकरण के क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 कभी दे देते हैं, कभी 4 5 6 तक व्याकरण के हो जाते हैं।
व्याकरण में भी कहाँ कहाँ से कंपलसरी आता है। जब आप पुराने विगत वर्षों के प्रश्न पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जिनसे संबंधित प्रश्न, मतलब कुछ ऐसे बिंदु हैं व्याकरण से जिनसे संबंधित प्रश्न हर वर्ष आते रहते हैं। वो भी अभी हम चर्चा करेंगे कहाँ से हर बार आते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो समझ में आएगा। आइए सबसे पहले हम सिलेबस लेकर के चलते हैं और सिलेबस की चर्चा करते हैं कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से कौन कौन से बिंदु दिए हैं। ये आपके सामने सिलेबस हो गया है। ये देखिए, ये भाषा का है और आपको बताना चाहेंगे केवल संस्कृत भाषा का नहीं है। हिंदी में वैसे भी सीटेट का सिलेबस जल्दी उपलब्ध नहीं होता, हमने बहुत खोज करके निकाला है। भाषा हमने लिखा, हमने यहाँ संस्कृत भाषा नहीं लिखी है, ध्यान रखना। संस्कृत भाषा क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ये केवल संस्कृत भाषा का नहीं है। 22 भाषाएं सीटेट में शामिल की गई हैं जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। उन 22 भाषाओं का ये सिलेबस है सब में, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसा नहीं दिया गया है कि ये संस्कृत भाषा, ये भाषा का है। हिंदी भी, संस्कृत भी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं का है। और सभी भाषाओं, बस जिस भाषा का प्रश्न पत्र होगा वो उसी भाषा में पूछा जाएगा। यही अंतर है इसमें, जिस जिस भाषा का प्रश्न पत्र होगा उसी भाषा में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। भाषा में कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे। ये भाषा है, इसमें कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे। और 30 प्रश्न में भी 2 प्रकार के खंड होंगे। एक खंड कैसा होगा? एक खंड होगा का और एक होगा खा। का खंड में 2 अनदेखे गद्य अंश विवेचनात्मक या साहित्यिक, कथात्मक या वैज्ञानिक, जिनमें समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। हो लिखा हुआ है, होंगे होना चाहिए यहाँ। ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे। 2 अनदेखे गद्य, अनदेखे आप जान रहे हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज, जिसको कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में अपठित गद्यांश। गद्यांश भी हो सकता है, पद्यांश भी हो सकता है। अनदेखे गद्य लिखा है, यहाँ गद्य पद्य दोनों हो सकते हैं। कभी कभी केवल गद्य दिया जाता है, कभी कभी केवल पद्य दे दिए दो जाते हैं, लेकिन उचित यह है कि एक गद्य एक पद्य होगा। ठीक है, और उसमें भी कैसा? विवेचनात्मक या साहित्यिक होगा, या कथात्मक होगा, या वैज्ञानिक हो सकता है। वैज्ञानिक से संबंधित भी, विवेचनात्मक भी। अब ये 4 दिए हैं, सिलेबस है ये। अब सिलेबस में से है तो इन्हीं 4 में से कोई एक होगा, या कथात्मक हो सकता है। अब ये 4 तरह के प्रश्न पैराग्राफ दे सकते हैं, 4 में से किसी तरह के। अब आप जब पुराने पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये चारों तरफ के हैं, चारों तरह में से किसी एक से हैं। हाँ, एक से हैं, निश्चित है किसी एक से होंगे। और उसमें से प्रश्न कैसे होंगे? प्रश्न होंगे जिनमें प्रश्न समझ से संबंधित होगा, व्याकरण से संबंधित होगा, मौखिक क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। अब जब, इसीलिए हमने कहा पुराने प्रश्न पत्र आप पढ़िए। जब पुराने प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो प्रश्न आए हैं क्या यहाँ से हैं, क्या यहाँ से नहीं है, यहीं से ही हैं, क्योंकि ये सिलेबस है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, कोई पैराग्राफ दिया हो, भगवान राम से संबंधित दिया हो, और उसमें से प्रश्न निकाल के पूछ लिया जाए कि भगवान रामस्य पितुर्नाम किम। तो रामस्य पितुर्नाम किम, आपको पता है रामस्य पितुर्नाम दशरथा। तो दशरथा, अब ये कैसा प्रश्न हो गया? ये मौखिक क्षमता पर आधारित प्रश्न हो गया। जैसे कह दिया जाए कि राम शब्द है, राम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या रामा शब्द लिखा हुआ, रामा शब्द किस विभक्ति का, कौन से वचन का शब्द है। तो ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गया। ठीक है, इसी तरह समझ से संबंधित प्रश्न निकाल कर दे सकते हैं आपको। तो ये अनसीन पैसेज में यहाँ से प्रश्न होंगे। अब आपको यही समझना है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, ये खंड का था। अब खंड खा, तो खंड ये इस तरह से 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक में 7 और एक में 8 प्रश्न होंगे, टोटल 15 प्रश्न होंगे। दूसरे नंबर पर आता है भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र। यही पेडागॉजी है। पेडागॉजी का मतलब ही भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसे होंगे, यहाँ कौन कौन से बिंदु से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से बिंदु होंगे, देखिए यहाँ कौन कौन से बिंदु होंगे। पहला बिंदु है लेमिंग और अधिग्रहण। बच्चा अधिग्रहित करता है, शब्दों को ग्रहण करता है, भाषा को ग्रहण करता है वो। दूसरा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण को, भाषा को पढ़ाने के लिए, भाषा की शिक्षा देने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों से प्रश्न बन सकता है यहाँ। तीसरा नंबर, भाषा को सुनने बोलने के कार्य की भूमिका और बच्चे इसका उपयोग कैसे करते हैं। भाषा के सुनने और बोलने के कार्य की भूमिका,
सुनना और बोलना कैसे है और बच्चे इसका उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर है विचारों के संप्रेषण हेतु भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ व्याकरण से संबंधित बोल दिया गया है। व्याकरण के क्या भूमिका है मौखिक और लिखित के रूप में, भाषा जो है वो कैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा इनके संबंधित है। अब ये सब भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। फिर विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधित कठिनाइयाँ, भावनाएं और विकार, ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये भी है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है भाषा कौशल। भाषा कौशल हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा रखा हो। फिर भाषा के समझ और बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में दक्षता का मूल्यांकन। बोलने, पढ़ने, सुनने, लिखने, कभी कभी इसमें क्रम पूछ लिया जाता है, किस क्रम से बच्चा सीखता है, ये भी इसी से संबंधित हो गया। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, दृश्य साधन क्या हैं, देखने वाले क्या हैं, सुनने वाले कौन से साधन हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रव्य, और दृश्य शब्द जो सुनने और देखने दोनों वाले वो कौन कौन से हैं। और फिर अंत में उपचारात्मक शिक्षा। उपचारात्मक शिक्षण ऐसा बिंदु है जो भाषा ही नहीं हर विषय में आता है। 5 विषय आपके सीटेट में आएंगे, उन 5 से संबंधित होगा। ये 5 में ये है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण केवल भाषा का नहीं, उपचारात्मक शिक्षण हर विषय का होता है। तो ये इसका भाषा का सिलेबस था। ठीक है, अब ये भाषा का सिलेबस है। इसके बाद जब हम आप लोगों को YouTube पर क्लासेस लेंगे तो सिलेबस भी वहाँ एक लिंक के माध्यम से किसी माध्यम से अपलोड करेंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इन सारे की सूचना आपको जब क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, संभवतः कल से आपको इसमें क्लासेस प्राप्त होना आरंभ हो जाएंगी, आप लोग देखेंगे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और इसके बाद तो ये हो गया सिलेबस। इसके बाद सिलेबस में भी ये जो इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, यहाँ ये जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कंपलसरी हर बार आ ही रहे होते हैं लगातार। कौन से प्रश्न हैं, मतलब किस बिंदु से संबंधित है व्याकरण में, तो आप पुराने पेपर, इसलिए हमने कहा पुराने पेपर पढ़िए। पुराने पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई ऐसे बिंदु जहाँ लगातार प्रश्न आ रहे होते हैं। कुछ हम बताते हैं व्याकरण में, जैसे कि एक पर्याय शब्द, पर्याय आप जानते होंगे जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं। दूसरे नंबर पर विपर्य। विपर्य का मतलब विलोम होता है। यहाँ विपर्य का मतलब पर्यायवाची नहीं, यहाँ विपर्य का मतलब विलोम है। तीसरे नंबर पर एक पर्यायवाची हो गया, एक विपर्य जिसको हम विलोम कह देते हैं वो हो गया। समानार्थी भी पूछ लेता है कभी कभी, समानार्थी शब्द हो जाता है समान अर्थ वाला, ऐसे भी यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। चौथे नंबर पर एक प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो ये 4 लगभग हर बार आते हैं, ये 2 3 ये तो लगातार आते ही हैं 3, और चौथा प्रत्यय वाला इसको भी कभी कभी नहीं लेते तो ले लेते। ये लगभग आप पेपर देखोगे लगभग 95% हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद फिर संधि है, उसके बाद फिर समास है, उसके बाद फिर यहाँ लिख दे रहे हैं शब्द रूप है, और उसके बाद फिर धातु रूप है। व्याकरण के इन बिंदुओं से प्रश्न अधिकाधिक पूछा जाता है, जिसमें ऊपर के 4 तो लगभग हर बार पूछे गए हैं, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप से कभी कभी। और फिर इनके अतिरिक्त कुछ बिंदु व्याकरण के ऐसे हैं जहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभार से संबंधित है। जैसे एक व्युत्पत्ति से है, वो हमने देखा व्युत्पत्ति से संबंधित प्रश्न खाली एक बार देखा है, शायद एक बार और 2 बार हो गया बस, लेकिन ये प्रश्न लगभग हर बार आते हैं। अब जब आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न हर बार आते रहते हैं, उसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो व्याकरण है इनसे संबंधित लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे 3 दिया है समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता, तो ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए कि 5 समझ से होंगे, 5 व्याकरण से, 5 मौखिक क्षमता से होंगे, 15 क्वेश्चन हो गए। अब व्याकरण में कभी 4 दे देता, कभी 6 दे देता है, लेकिन सामान्यतः 5 मान के चलिए।
अब 5 में मान लो एक पर्यायवाचक दे दिया, एक विलोम का दे दिया, एक समानार्थक, एक प्रत्यय का, एक इनमें से कोई और दे दिया, इस तरह से हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस था। संस्कृत में व्याकरण में कहाँ से आते हैं, ये था। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बहुत अधिक समय इस क्लास में नहीं लेंगे, इस सेशन में बस थोड़ा सा सामान्य जानकारी हम देना चाहते थे कि कौन से रणनीति लेकर के हम पढ़ते हैं जिससे हमको 30 में 30 नंबर प्राप्त हो। इस क्लास में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे विषय से संबंधित, इस क्लास में केवल हम आपको ये बताएंगे कैसे पढ़ना है। इस क्लास में केवल आपको हमें बताएंगे सिलेबस क्या है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कौन कौन से बिंदु ज़्यादातर प्रश्न में आते हैं। इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस के बाद फिर पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। तो बैक ईयर के प्रश्न पत्र पेपर्स आपको पढ़ना है, पुराने ईयर के विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आपको मिल जाते हैं आप उनको पढ़िए। अब हम सबसे पहले क्लास जब सीटेट की आरंभ करेंगे तो फिर से एक बार बताते हैं कि सबसे पहले हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ही पढ़ाएंगे। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं हमारी क्लासों को तो आप यूट्यूब पर जाइए, संस्कृत रिस्कुलम हमारा चैनल है। ये संस्कृत रिस्कुलम चैनल पहले संस्कृतम लखनऊ के नाम से था, क्योंकि संस्कृत रिस्कुलम इसलिए हमने नाम चेंज किया है क्योंकि हमने हमारा जो ऐप है, ऐप पर संस्कृत रिस्कुलम पाठशाला के नाम से ऐप है, इसलिए हमने इसका नाम चेंज करके संस्कृत रिस्कुलम कर लिया है। और ऐप पर भी पेड क्लासेस आरंभ होती हैं हमारी। पेड क्लासेस अगर आपको लेना चाहते हैं आप लोग तो रिस्कुलम पाठशाला नाम का ऐप डाउनलोड करिए और उसकी विस्तृत सूचना हम अगली क्लास में आपको देंगे। अभी बस केवल सामान्य सूचना। यूट्यूब चैनल आप जान रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। आप जो नई क्लासेस होंगी उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो क्लास हम डालते हैं वो क्लास आप देखते रहेंगे। यूट्यूब बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। जब आप हमारे ऐप पर जाकर के पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, यूट्यूब पर आप जान रहे हैं कि सामान्य क्लासेस डाली जाती हैं, और जो हम सीटेट का एक नया बैच संस्कृत का आरंभ कर रहे हैं वो हमारे रिस्कुलम पाठशाला ऐप पर आरंभ होंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम कुछ प्रश्न पत्र का ही क्लास ले करके ही आगे विषय पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि सबसे पहले पढ़ना है तो आपको केवल पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़िए। तो कल से संभवतः आपको पुराने प्रश्न पत्रों की जो क्लास आरंभ करेंगे, सबसे पहले 4 से 8 10 क्लास यही शुरू करेंगे, वो आपको प्राप्त होना आरंभ हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।